नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK क्लासेज में। मैं कृष्ण वर्मा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग जो है थार का मरुस्थल, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों हम राजस्थान भौतिक प्रदेश के अंतर्गत दूसरा भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का भौतिक प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, कई बार हम अरावली को बोलते हैं अरावली की पहाड़ियाँ, जिसको मैंने एक बार पहले भी क्लियर किया था। दूसरा हम बोलते हैं अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों, पहाड़ियाँ क्यों बोलते हैं और पर्वतमाला क्यों बोला जाता है, तो उसके संदर्भ में जो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पहला पार्ट था, नंबर 1 वीडियो, उसके अंतर्गत हमने भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत बताया था कि जो ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो वर्तमान जो है अरावली की औसत ऊंचाई, वर्तमान अरावली की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है अपने पढ़ते हैं 930 मीटर। जबकि अरावली के निर्माण के समय जो इसकी औसत ऊंचाई है वो निर्माण के समय वो थी दोस्तों 2800 मीटर, 2800 मीटर। तो दोस्तों, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो धरातल से 300 मीटर समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई का क्षेत्र है वह मैदान कहलाता है। औसतन 600 मीटर तक का जो क्षेत्र है उसे हम पठार कहते हैं। औसतन 1800 मीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है पहाड़ी। तो वर्तमान औसत ऊंचाई की हम बात करें तो जो 600 से अधिक और 1800 से कम जो औसत ऊंचाई आती है अरावली की, इसीलिए अरावली को कहा जाता है पहाड़ियाँ। दूसरी बात पर्वतमाला की, तो पर्वत जो होते हैं दोस्तों उनकी औसत ऊंचाई होती है 2700 मीटर से अधिक। जैसे हिमालय पर्वत औसतन ऊंचाई जो है वो, अगर हम सर्वोच्च हिमालय की बात करें तो 6000 मीटर है। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो लगभग 4500 के करीब, 3700 से 4500, और जो हम शिवालिक की बात करें तो लगभग 900 से 1200 मीटर तक ऊंचाई है। तो उस दृष्टि से हम बात करें तो पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो है 2700 मीटर, उससे अधिक है, इसीलिए इसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों, दोनों ही निर्माण में सही है। अब हम बात करते हैं अरावली की पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्र की। तो इसका जो मैं है बिल्कुल आपको लास्ट में दोस्तों वीडियो के अंतर्गत एक सारणी बनवा दूंगा कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हमारे राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो आता है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हम देखें तो लगभग राजस्थान का 9% क्षेत्र जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो के अंतर्गत कि थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान के लगभग 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जबकि अरावली जो है वो राजस्थान में लगभग जो है 9% क्षेत्र पर फैली हुई है। जबकि इस क्षेत्र में अगर हम बात करें कि जनसंख्या का निवास कितना है, तो जनसंख्या जो है वो इस क्षेत्र के अंदर निवास करती है लगभग राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10%। तो क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से देखो कि राजस्थान का क्षेत्र है 9%, जबकि यहाँ जनसंख्या निवास करती है 10%। अगर हम राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेशों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि एक अरावली ही ऐसा प्रदेश है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या में अधिक अंतर नहीं है। तो राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जहां क्षेत्रफल व जनसंख्या में लगभग समानता पाई जाती हो, कौन सा है, तो वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। जबकि आप पूर्व के मैदान में पढ़ेंगे 23% क्षेत्र, 39% जनसंख्या।
दक्षिण पूर्व पठार में पड़ेंगे, लगभग 7% के करीब क्षेत्र है, जनसंख्या लगभग 11% के करीब है। तो उन सब में गैप किस में कम है? अरावली में। तो दोबारा प्रश्न को सुनिए कि राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जहां क्षेत्रफल व जनसंख्या में कम अंतर पाया जाता हो, कौन सा है? तो उसका उत्तर है अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर ऐसा पाया जाता है। हम बात करते हैं अरावली प्रदेश के का निर्माण कब हुआ? निर्माण, तो अगर हम दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इस आधार पर अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। दोस्तों अगर प्रश्न ऐसे आए कि अरावली पर्वतमाला है प्राचीन, तो दोस्तों प्राचीन नहीं है, क्या है? प्राचीनतम। जो प्राचीन से भी पुराना है वो क्या है? प्राचीनतम है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अब बात करें हम दोस्तों कि जो अरावली पर्वतमाला है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक पाए जाने वाली जो चट्टान है दोस्तों वो है क्वार्टजाइट। कौन सी चट्टानें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? क्वार्टजाइट चट्टानें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट चट्टानें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अब क्वार्टजाइट चट्टानों में भी कुछ तत्व मिश्रित होते हैं दोस्तों। जैसे हम कहें कि हमारा शरीर जो है वो एक है, जबकि वह अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। जैसे हम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कहें तो उसमें 5 तत्वों से हमारा शरीर जो है वो बना है। उसी प्रकार जो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं दोस्तों, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक होती है दोस्तों ग्रेनाइट। अरावली में क्वार्टजाइट चट्टानों के अंतर्गत सर्वाधिक पाए जाने वाली चट्टान कौन सी है? तो सर्वाधिक पाए जाने वाली चट्टान है ग्रेनाइट चट्टान। दूसरी होती है इसमें दोस्तों नीस, और तीसरी होती है दोस्तों इसमें सिस्ट। तीसरी कौन सी चट्टान है? सिस्ट। सिस्ट को अपने बोल देते हैं दोस्तों चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं। तो दोस्तों दोबारा समझो, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें सर्वाधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट चट्टानों में ये चट्टानें मिश्रित होती हैं। किन किन का भाग है? तो इनमें सबसे ज्यादा जो भाग है वो किसका है? ग्रेनाइट का भाग है। तो सबसे ज्यादा इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है। नंबर 2 पर नीस पाया जाता है। नंबर 3 पर सिस्ट पाया जाता है, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गई है बात तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें अरावली प्रदेश में, तो अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो दोस्तों अरावली जो है वो एक मोड़दार को ही हम दोस्तों कह देते हैं वलित को ही हम इंग्लिश में कह देते हैं दोस्तों फोल्डेड। मोड़ना, फोल्ड करना, वलित मोड़दार, फोल्डेड। या अवशिष्ट प्रकार की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अवशिष्ट प्रकार की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली जो है वो वलित प्रकार की
पर्वतमाला है। वलित को ही हम मोड़दार भी कह सकते हैं, फोल्डेड या अवशिष्ट प्रकार की है, जो इसका कुछ बचा हुआ पास जो है वो मुख्य अरावली के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में अरावली के कुछ भाग फैले हुए हैं। तो अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगर हम इस पर्वतमाला की बात करें तो इस पर्वतमाला को जो हमारे पुराण हैं, इन पुराणों में कहा गया है परिपात्र या परिपत्र। पुराणों में अरावली पर्वतमाला को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अरावली पर्वतमाला को परिपात्र या परिपत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसे कि राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, राजस्थान में स्थानीय इसका क्या नाम है, लोकल लैंग्वेज में क्या नाम है, तो हम इसको बोलते हैं आडावलो या आडावटो। आडावलो या आडावटो कहते हैं स्थानीय लैंग्वेज के अंदर। परंतु अगर यही आपसे पूछा जाए कि आडावल पर्वत कहाँ है, आडावल पर्वत, तो दोस्तों आडावल जो पर्वत है ये है बूंदी जिले में, ये है बूंदी जिले में आडावल पर्वत है। जबकि अरावली को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आडावलो या आडावटो कहा जाता है। इसी पर्वतमाला को दोस्तों हरियाणा में कहा जाता है धांसी या दोस्तों डोसी की पहाड़ियाँ, धांसी या डोसी की पहाड़ियाँ, डोसी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसे हम हरियाणा में धांसी या डोसी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये हैं अरावली के बारे में सामान्य परिचय। पुराणों में इसे हम परिपात्र कहा गया है, स्थानीय भाषा में इसे आडावलो या आडावटो कहा जाता है, हरियाणा में इसे धांसी या डोसी की पहाड़ियाँ कहते हैं। और दोस्तों अगर बात करें कि अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा है, अबुल फजल ने, तो अबुल फजल ने इसके बारे में इसे बताया है ऊंट की गर्दन के समान, ऊंट की गर्दन के समान। उन्होंने कहा कि अरावली जो है वो राजस्थान में ऊंट की गर्दन के समान फैली है। तो दोस्तों अबुल फजल जो हैं वो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले थे। इनका भाई था शेख फैजी, वो भी अकबर के दरबार में था। और अबुल फजल ने अकबर के जीवन पर जो ग्रंथ लिखा उसे इतिहास में अकबरनामा या आईन अकबरी कहा जाता है। तो दोस्तों अबुल फजल जो है वो अकबर का दरबारी नवरत्न है और शेख फैजी उनके पिता थे, शेख मुबारक, वो भी अकबर के दरबार से संबंधित थे। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएं, ये आपके लिए एक प्रश्न है। तो ऊंट की गर्दन के समान जो है इसे अबुल फजल ने संज्ञा दी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की तुलना 3 चीज़ों से की जाती है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ अरावली की तुलना। तुलना जो है अरावली की वो 3 चीज़ों से की जाती है। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं, तो दोस्तों एक तो अरावली की तुलना की जाती है किसी पर्वत से, एक तुलना की जाती है वाद्य यंत्र से, और तीसरी तुलना की जाती है शरीर के अंग से। तो 3 चीजें हैं, तीनों के उत्तर अपने देखते हैं क्या होता है। अगर बात करें कि अरावली पर्वतमाला की तुलना दुनिया में किस पर्वत से की जाती है, तो अरावली पर्वतमाला की तुलना वो अपलेशियन पर्वत जो कहां पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। अपलेशियन पर्वत यूएसए में स्थित है।
यह पर्वत उसी दिशा में फैला है जिस दिशा में अरावली पर्वतमाला फैली है। यह पर्वत उसी दिशा में फैला है जिस दिशा में अरावली पर्वतमाला फैली है, इसीलिए अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। दूसरी बात करें वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र से बात करें तो वाद्य यंत्र इसकी तुलना की जाती है तानपुरा या दोस्तों तंदूरा, तानपुरा या तंदूरा से इसकी तुलना की जाती है। तानपुरा या तंदूरा का जो प्रयोग है दोस्तों वो जोगी या हम कह लें योगी जो हैं भर्तृहरि की कथा के वाचन के समय इसका तानपुरे या तंदूरे का प्रयोग जो है वो करते हैं। और जो भर्तृहरि की कथाएं हैं या भर्तृहरि का मंदिर है वो अलवर क्षेत्र में प्रचलित हैं। भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, इनकी रानी थी दोस्तों पिंगला। इनकी 3 पुस्तकें हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। जब आप इनकी पुस्तक वैराग्य शतक को पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत सबसे पहले एक बात आती है कि जिसको मैं चाहता था वो किसी और को चाहती थी, जो किसी और को चाहती थी वो किसी और को चाहता था। तो उसमें कथा है कि एक कोई ऋषि होता है, वो ऋषि भर्तृहरि को एक अमर फल देता है। वो जो अमर फल है वो भर्तृहरि देते हैं अपनी रानी पिंगला को। पिंगला जो है वो अमर फल देती है अपने नौकर अश्वपाल चाकर को। जो चाकर होता है वो फल देता है किसी दासी को, और दासी वो फल देती है भर्तृहरि को, क्योंकि वो भर्तृहरि से प्रेम करती थी। इसीलिए भर्तृहरि समझ गया अभी दुनिया में अपना कुछ नहीं है, सब वन साइडेड ही चल रहा है काम, ठीक है। तो उन्होंने वैराग्य शतक के अंदर पहली लाइन यही लगी कि जिसे मैं चाहता था वो किसी और को चाहती थी, जो किसी और को चाहती थी वो किसी और को चाहता था। तो ये जो वाद्य यंत्र है किसकी कथा के समय बजाया जाता है? भर्तृहरि की कथा के समय बजाया जाता है। और ऋषि भर्तृहरि जो है, राजा भर्तृहरि कह लो, कहाँ के थे? उज्जैन के राजा थे दोस्तों। तो वाद्य यंत्र से तुलना करें तो तानपुरे से की जाती है। तानपुरा लगभग दोस्तों लगभग ऐसा होता है, इस तरह का एक वाद्य यंत्र है तानपुरा, जिसमें इस तरह यहाँ एक डंडी लगी होती है इस तरह, जिस पर आपने देखा होगा कि इस तरह बकरे के बाल या घोड़े के जो बाल हैं पूंछ के, उनका उपयोग उसको बजाने में किया जाता है। भर्तृहरि की कथा वाचन के समय आपने परदेसी वाली टून सुनी होगी कई बार, वो अपने रावण हत्ता होता है। उसके बाद हम बात करें अंग से, तो दोस्तों अगर अंग की बात करें हम, तो जो शरीर का अंग जो है, अगर आप दोस्तों अपने कान को टटोलेंगे तो उसमें एक जो लेयर है वो ऐसे अंदर की तरफ और एक इस तरफ, तो ऐसा ही है भी, एक लेयर ऐसे अंदर की तरफ, एक लेयर ऐसे बाहर की तरफ, और इसको अपने मिलाएं तो वही बन जाता है तानपुरा। यानी किस प्रकार है? कर्णवत है। कैसी है? कर्णवत, कान के समान, कान के समान है। तो मैंने आपको यहाँ 3 चीज़ों से अरावली की तुलना करके बताया है कि अरावली की जो तुलना है वो पर्वत किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वत से की जाती है जो अमेरिका में स्थित है। यह उसी दिशा में फैला है जिस दिशा में अरावली फैली है। अगर हम वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र से तुलना होती है तानपुरा या तंदूरे से इसकी। इस प्रकार का लगभग होता है वाद्य यंत्र। ये भर्तृहरि की कथा वाचन के समय इसको बजाया जाता है। अंग से तुलना करें तो लगभग कर्णवत या कान के समान फैली है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत अगर हम इसकी स्थिति को देखें, अगर हम अरावली की स्थिति को देखें तो मैं पहले आपको इसके भारतीय संदर्भ में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। अगर हम इसको स्थिति की बात करें तो ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, ये है दोस्तों अपना राजस्थान, ये है अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान है।
अगर हम बात करें तुलना की, तो भारत के पश्चिम की तरफ यहाँ है अरब सागर और पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी। दोनों किसके भाग हैं? दोनों भाग हैं हिंद महासागर के। दोनों किसके भाग हैं? हिंद महासागर के भाग हैं। पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी भाग अरब सागर। तो प्राचीन काल में दोस्तों कहा जाता है कि अरावली की उत्पत्ति के समय अरावली का जो प्रारंभ है वो होता था अरब सागर से, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को क्या कहते हैं? अरावली का पिता। अरावली का पिता कहा जाता है किसे? अरब सागर को, क्योंकि प्राचीन काल में यहां से प्रारंभ होता था। फिर आज क्या हो गया? तो दोस्तों अब जो वो भाग है वो कहते हैं कि जलमग्न हो गया, यानी जल के अंदर ही समा गया, वो भाग हमें दिखाई नहीं देता। तो वर्तमान में फिर बात करें तो दोस्तों वर्तमान में बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है दोस्तों पालनपुर से। पालनपुर से। पालनपुर कहाँ है? पालनपुर है दोस्तों गुजरात में। पालनपुर कहाँ है? गुजरात में है। राजस्थान में दोस्तों प्रवेश करती है, ये जो स्थान है इसका नाम है खेड़ ब्रह्मा। राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा में प्रवेश करती है। खेड़ ब्रह्मा कहां पर है दोस्तों? खेड़ ब्रह्मा है सिरोही जिले में। तो राजस्थान में अरावली कहां प्रवेश करती है? सिरोही जिले में खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। इसके पश्चात सीधे रूप से राजस्थान के 10 जिलों से गुजरती है। सीधे रूप से कितने जिलों से गुजरती है? 10 जिलों से। कई जगह आपको दोस्तों 13 जिले भी मिलते हैं, 16 भी मिलते हैं, वो भी मैं बता दूंगा टाइम आने पर। सीधे 10 जिलों से गुजरती है और जो इसका एग्जिट पॉइंट है राजस्थान में, जो इसका आउट पॉइंट है वो है दोस्तों खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंघाना कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में। इसके पश्चात ये जाती है दोस्तों JNU कैंपस में। कहाँ जाती है? JNU कैंपस। वैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जो अरावली है वो कहाँ जाती है? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन इस रायसीना हिल्स के ऊपर बना हुआ है, यहां तक जाती है। परंतु जो JNU कैंपस है वो अरावली का गौण भाग है दोस्तों। मुख्य रूप से JNU कैंपस तक जाती है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी तक। तो दोस्तों शुरुआत हुई इसकी पालनपुर से, राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा सिरोही में, उसके बाद 10 जिलों से गुजरती है सीधे मुख्य भाग। राजस्थान में अंतिम बिंदु है इसका खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में। उसके बाद अंतिम रूप से कहाँ जाती है? तो रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली तक। अब हम बात करें इससे संबंधित कि अरावली से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं। तो क्षेत्र हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है राज्य गुजरात। सबसे पहले आता है गुजरात। गुजरात के बाद प्रवेश करती है ये राजस्थान में है। गुजरात के बाद प्रवेश करती है राजस्थान में। राजस्थान के बाद दोस्तों प्रवेश करती है हरियाणा में, और हरियाणा के बाद ये प्रवेश करती है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। तो 3 राज्य संबंधित हैं इससे और एक केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है दिल्ली। तो यानी 4 एक प्रकार से 4 स्टेट हो गए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 3 राज्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यहां से ये गुजरती है। कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें,
कुल लंबाई है इसकी पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक, कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, राजस्थान में, तो राजस्थान में लंबाई है दोस्तों इसकी कुल लंबाई का 80% लगभग 550 किलोमीटर। राजस्थान में है लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। कहां से कहां तक? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है। उसके बाद में हम बात करें कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला है सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही में सबसे ज़्यादा अरावली ऊंची है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला है सिरोही। तो कम ऊंचाई वाला कौन सा है? कम ऊंचाई वाला जिला, तो अरावली की कम ऊंचाई वाला जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला सिरोही है। तो जाहिर सी बात, अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा शहर की बात करें तो ऊंचा शहर है माउंट आबू। सबसे ऊंचा शहर कौन सा है हमारा? माउंट आबू। और सबसे नीचा शहर की बात करें, नीचा शहर, तो सबसे नीचा शहर है राजस्थान का अजमेर। कौन सा है? अजमेर है, घूघरा घाटी में स्थित। तो अजमेर सबसे नीचा स्थान है राजस्थान का। दोबारा समझ लो इसको, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला है राजस्थान का सिरोही और सबसे ऊंचा शहर है हमारा माउंट आबू। कम ऊंचाई वाला जिला है राजस्थान का जयपुर, जहां अरावली की सबसे कम ऊंचाई है। और सबसे नीचा शहर की बात करें तो नीचा शहर है अजमेर। सबसे ऊंचा स्थान की बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे, गुरु शिखर सबसे ऊंचा स्थान है राजस्थान का, सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे नीचे स्थान की बात करें राजस्थान में तो सबसे नीचा स्थान है राजस्थान का सांबर, -273 मीटर नीचा है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अरावली की सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, कि अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में है, तो सर्वाधिक अरावली का विस्तार है उदयपुर जिले में। सर्वाधिक अरावली का विस्तार कहाँ है? उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कम विस्तार की। तो अरावली की सबसे कम फैलाव, सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? तो सबसे कम विस्तार है अजमेर में। अजमेर में अरावली जो है कटी फटी है सबसे ज़्यादा, इसमें अधिक दर्रे हैं। वहाँ पर दर्रा जो है दोस्तों उनको हम हवाई मार्ग भी कह सकते हैं, हवा जो मार्ग है, या हम कहें वायु मार्ग, तो वायु मार्ग अधिक है। यहाँ क्या है? ये कटी फटी है, कटी फटी है, या हम कहें दर्रे अधिक है, दर्रे अधिक है। इस वजह से यहाँ क्या है? इसका विस्तार कम हो जाता है। सबसे पतली है, यहाँ कहने का मतलब कम विस्तार है तो पतली है, अधिक विस्तार है मतलब ज़्यादा चौड़ी है। तो उदयपुर में अगर हम बात करें कि इसकी सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, इसकी सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है पाली। सर्वाधिक अरावली की लंबाई किस जिले में पाई जाती है? पाली जिले में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अरावली, आप अगर पाली जिले को मैप में देखेंगे तो अरावली के समानांतर ऐसे लंबा फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो अरावली की पाली जिले में है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ आई हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा इसको, कि अगर हम बात करें अरावली की उत्पत्ति की, तो अरावली की जो उत्पत्ति है अरब सागर से मानी गई है।
अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। वर्तमान में ये भाग जलमग्न हो गया। वर्तमान में कहां से शुरू होती है? तो वर्तमान में पालनपुर गुजरात से इसका प्रारंभिक बिंदु है भारत में। इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा सिरोही में। राजस्थान के मुख्य 10 जिलों से होते हुए अंतिम बिंदु है राजस्थान में खेतड़ी सिंघाना, और खेतड़ी सिंघाना को पार करके भारत में अंतिम बिंदु है इसका रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति भवन बना हुआ है जिसके ऊपर दिल्ली के अंदर। यहां तक कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई है अरावली की 692 किलोमीटर। कहां से कहां तक? पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर है। ये जो 550 है दोस्तों, ये कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है? अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो 550 बटे 692 इंटू 100 तो आप परसेंट निकाल के देख लो, लगभग 79 पॉइंट समथिंग के, यानी बड़ी बड़ी बात करें अपने राउंड फिगर में 80%। तो अरावली का 80% विस्तार या फैलाव कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली की कुल लंबाई का 80% विस्तार राजस्थान में है। तो इस लाइन को अगर मैं कुछ यूं बोलूं तो भी ठीक रहेगा कि अरावली का 80% विस्तार राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अरावली का 80% विस्तार राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हमने कितना प्रतिशत में किया था? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है, जबकि इसके ऊपर अरावली का कितना प्रतिशत भाग फैला हुआ है? तो 80% भाग फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करें औसत ऊंचाई की, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो है 930 मीटर की। सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में अरावली की? तो सबसे ज्यादा ऊंचाई है सिरोही जिले में। और कौन सा सिरोही का शहर सबसे ऊंचा है? तो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है, सबसे ठंडा स्थान भी है, इसलिए अपने इसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। कम ऊंचाई की बात करें तो सबसे कम ऊंचाई है इसकी जयपुर में टोटल में, जिसमें सबसे अगर नीचे शहर की बात करें तो सबसे नीचा बसा हुआ शहर है अरावली में अजमेर। विस्तार की बात करें तो सबसे अधिक विस्तार है इसका फैलाव है उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार की बात करें तो सबसे कम विस्तार है इसका अजमेर में। अजमेर में ये विरल अवस्था में पाई जाती है, कटी फटी अवस्था में पाई जाती है। यहाँ इसमें दर्रे अधिक हैं, बार परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, ये अरावली में दर्रे पड़ेंगे अजमेर में। उसके बाद में लंबाई की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक इसकी लंबाई कहाँ है? पाली जिले में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने चिर परिचितों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध हो सकें। जय हिंद, जय भारत।